बीकॉम पार्ट थर्ड में पेपर जो फर्स्ट है, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, इसमें यूनिट सेकंड में भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम सत्ता का विकेंद्रीकरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं कि इसके द्वारा हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से मदद मिली। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो रूरल एरिया है या जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पंचायत जो हैं वो मुख्य रूप से उनके विकास में योगदान देती हैं, और वो एक प्रशासन का भी एक उनका एक और शासन का भी एक जरिया होता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे कि हमारे गाँव में किस प्रकार का ये सिस्टम जो है इंडिया में पूरे में लागू है, और किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, और कौन कौन सी जो उपलब्धियां हैं जो हमें ऐसा लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था की वजह से भारत में ग्रामीण विकास में हुई है, या फिर कौन कौन सी जो ऐसी सीमाएं हैं, कठिनाइयां हैं जो इनके द्वारा हल नहीं की जा सकी हैं, और क्या किया जाए कि ये जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारे ग्रामीण विकास में अपना अच्छा जो है वो रोल, अच्छा जो है योगदान दे सकें। तो पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा नागौर, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें हमारे भारत के लोकतंत्र की विशेषता रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। अब हम लेते हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में जो पंचायत राज व्यवस्था है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो जैसे पहला है 3 टायर सिस्टम, यानी भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में देखने को मिलती है। पंचायत राज के तीनों स्तरों में सहयोगी संबंध स्थापित किए गए हैं, यानी ये तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग द्वारा कार्य करते हैं। तीसरा है पंचायती राज प्रणाली में स्थानीय लोगों को काम करने की आज़ादी है और देख रेख ऊपर से की जाती है। पंचायती राज की संस्थाएं निर्वाचित होती हैं, चाहे वो पहला स्तर हो, दूसरा हो या तीसरा हो, और इनके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधीन कार्य करते हैं। इन संस्थाओं को साधन जुटाने एवं जन सहयोग संगठित करने के पर्याप्त अधिकार हैं। ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन स्तरों संगठनों के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को इस रूप में लागू किया गया है कि भविष्य में उत्तरदायित्वों एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पावर्स है वो उनका डिसेंट्रलाइजेशन करके ग्राम स्तर पर पहुंचाई जाए। पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास क्षेत्र में क्या महत्व है। तो पहला है प्रजातंत्र का आधार, दूसरा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर केंद्र के पास न रहकर ग्राम की नीचे वाली जो पंचायतें हैं चुनी हुई उनके पास आना अधिकार। भावी नेतृत्व, यानी इन्हीं जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, जो सरपंच हैं, पंच हैं, इनसे ही जो है नए नेता निकलकर हमारे राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा और राज्यसभा में जा सकेंगे। राजनीतिक चेतना की
ये क्लियर है, पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये पंचायतें इसको में सक्षम हैं। जनता व शासन के मध्य सहयोग, जनता से मतलब पंचायतें और उनके चुने हुए प्रतिनिधि, उनके मेंबर, और जो है सरकार से मतलब है हमारा जिला प्रशासन, हमारे मंत्रीगण, हमारे जो विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की एजेंसियां, उनके मध्य आपसी सहयोग होना चाहिए, होता है। अगला है प्रशासन से समन्वय, जो अभी मैंने बताया आपको। निचले स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर जो है वो लोगों की सरकार लोगों के लिए वाला कंसेप्ट को जो है फलीभूत करना, या उसको बताना कि कैसे जो है हम लोग हमारे लिए सरकार चुनकर हमारी कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। सरकारी कामकाज में वे विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना, यानी कोई योजना बनाए तो उसमें नीचे के जो लोग हैं, ग्राम लोग हैं, उनकी राय लेना, उनकी सहमति से कोई सुझाव आगे भेजना। लोगों के में समझ का विकास, लोगों की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ावा करना, और ये जब ही होता है जब लोगों को कुछ करने के लिए उत्तरदायित्व दिया जाता है, पावर दिया जाता है। और गांव का भौगोलिक विकास एवं शिक्षा का सर्वत्रीकरण, तो गांव का जो है पूरा विकास में भौगोलिक विकास भी है, शिक्षा का सर्वत्रीकरण भी है, या जो जिसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो विकास है, ग्राम के जो लोग हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, इस प्रकार से अपने को आपको संगठित करते हैं कि जिला प्रशासन से अपनी कमियां बताकर और इन व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन से लागू करवाते हैं। सामाजिक बुराइयों का समापन, जो कि गाँवों में अभी भी बहुत सारी सामाजिक, जैसे जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना है, या बहुत सामाजिक जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, इन जो है बुराइयों का जो अवेयरनेस लाकर इनको समाप्त करना, यानी कि जो ऐसे करते हैं उन पर लोकल या स्थानीय स्तर पर दंड वगैरह लगाकर इस व्यवस्था में कुछ सुधार किया जा सकता है। नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं भारत सरकार में, राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उन अधिकारों के बारे में हमको पता होना और उन अधिकारों के लिए हमें प्रयास करना। अगला है विशेष क्षेत्रीय विकास, जैसे कोई की वो संभावना ना, जैसे क्षेत्र में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ की प्रॉब्लम है, किसी क्षेत्र में सूखे की प्रॉब्लम है, या किसी क्षेत्र में जल स्तर नीचा जा रहा है, या किसी क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है, तो ऐसी जो क्षेत्रीय कमियां हैं उनको पंचायत ही हाईलाइट कर सकती है। पंचायत एक सशक्त भूमिका निभाकर राज्य से या जिला प्रशासन से ये कमी को रख कर अपना फ़ायदा कर सकती है। सरकारी कामकाज व सरकारी कामकाज व विकास गतिविधियों में जनता को शामिल करना, ये वाला पॉइंट रह गया था। तो यानी कि सरकारी कामकाज में जो और विकास गतिविधियों में जनता को शामिल, जैसे कोई प्लान हमारे यहाँ आता है, सड़कें बनाने का है, बांध बनाने का है, या एनी प्रकार का कोई रूरल डेवलपमेंट में सिंचाई व्यवस्था डेवलप करना है, तो इसमें जो है लोगों को सम्मिलित करके ये बताना कि भाई ये कार्य हमारे लोगों के लिए है, तो हम इसमें अधिक से अधिक भाग लेकर अधिक से अधिक इसको पूर्ण सक्षम तरीके, सफलतापूर्वक तरीके से पूरा करें और इसका अधिकतम लाभ हमें ही मिलेगा, इस भावना से इसको अधिकतम सफल बनाना। अगला है स्थानीय स्तर पर विवादों का निपटारा। तो जैसे कि आज हम शुरू से ही देखते हैं, हमारी ग्राम पंचायतें ग्राम न्याय के अधिकार, न्याय जो पंचायतों के द्वारा जो गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको गांव लेवल पर ही सुलटा लेना, उनको गांव लेवल पर ही जो है समझ लेना कि इस तरह के का जो विवाद में किस तरह से समझौता किया जा सकता है, जिससे एक तरफ तो जो जो धन की बर्बादी रुकती है और दूसरी तरफ समय की बचत भी होती है। अगला है स्थानीय व क्षेत्र विशेष की समस्याओं का उचित समाधान, जैसे मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया है। अगला लेते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ध्यान रखने की बात है, जब पंचायती राज व्यवस्था का अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन करवाया जाता है तो इसमें हमें लिखना है कि भाई हमारी जो
कौन कौन सी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की वजह से हमें फ़ायदे हुए हैं, वो इसकी सफलताओं में लिखना है, और कौन कौन सी जो कमियां हैं जो इसमें रह गई हैं जिन्हें कि हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं या इनको पूरा किया जा सकता है। तो जो हमने ग्राम पंचायत का महत्व बताया है वही जो है जब पूरे हो जाते हैं तो उनको ही हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी वजह से हमें लाभ मिले हैं। जैसे सामाजिक बुराइयों का समापन, ये इसका महत्व भी है और लाभ भी है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की वजह से बहुत सारी जो सामाजिक जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी जगह जो नीचे लेवल के लोग भी सरपंच बने हुए हैं, पंच बने हुए हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं और इस तरह से जो तथाकथित उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है वो दोनों में आपस में समन्वय स्थापित हुआ है और एक दूसरे की और निम्न वर्ग में हीन भावना का समापन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है हमने अभी 15-16 पॉइंट आपको जो पंचायती राज व्यवस्था के महत्व बताए हैं, इन्हें ही हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे को जो हमारी पंचायत राज व्यवस्था है उसकी वजह से फ़ायदे प्राप्त हुए हैं। अब लेते हैं हम इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी विफलताएं हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि इनमें थोड़ा और प्रयास किया जाए तो इसमें भी सफलताएं मिल सकती हैं, या कौन कौन सी कमियां हैं जो कि इस व्यवस्था में रह गई हैं। तो पहला लेते हैं हम इसमें संवैधानिक प्रावधानों का अभाव। तो ग्राम पंचायतों में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं पर उनकी संवैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। अभी पिछले दिनों इसके बारे में काफ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए हैं जिससे कि ये जो है एक सशक्त माध्यम बना है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो जितने भी कार्य हैं जो है उनके पीछे संविधान की स्वीकृति नहीं होने की वजह से लोग इनको बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी पंचायत ने न्याय पंचायत के थ्रू ये तय किया कि भाई जो है विवाद का निपटारा कर दिया। अब चूंकि इसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं मिली हुई है इसलिए लोग जिला कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें चले जाते हैं और इस तरह से इसकी जो व्यवस्था है वो उतनी बढ़िया नहीं रह जाती है। अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। तो एक कहा तुलसीदास जी ने कहा ना, कोई भय नृप हमें को हानि, यानी कोई राजा हो हमें क्या लेना देना। तो गांव के लोग इस तरह जो है कोई सरपंच रहे कोई कुछ करे हमें क्या लेना देना, यानी उनमें ऐसी राजनीतिक इच्छा नहीं है कि जो है इन संस्थाओं में चाहे ब्लॉक लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे ग्राम लेवल हो, उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें जिससे कि जो है लोग अपनी मनमानी नहीं करें और जो फ़ायदे हमें मिलने चाहिए वो हमें फ़ायदे मिले। विशिष्ट वर्ग को लाभ, हमेशा ही ये होता रहा है कि जो अग्रिम जो वर्ग होता है वही सारी योजनाओं का जो भी योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं, लाभ की स्थितियां बनती है, उनका फ़ायदा लेता है। तो ये यहाँ पर भी देखने को मिला है। फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो हमारी सरकार ने ये परिवर्तन किया है कि कोई जगह किस वर्ग का सरपंच होगा, किस जगह का किस वर्ग का पंच होगा, इससे इस चीज़ पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। सामाजिक पिछड़ापन, लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको खाने के लिए अन्न नहीं है या पूरी तरह से उनके पास रोज़गार नहीं है, रहने को मकान नहीं है। ऐसे लोगों से आप जो है ये आशा नहीं कर सकते कि वो अपना बहुत सारा टाइम और धन लगाकर और जगह जगह जाके अपने अधिकारों की बात करेंगे। इसलिए जो हमारा सामाजिक पिछड़ापन जो है, हमारी गरीबी है, वो भी हमें इनमें अपने पंचायती राज को पूरी तरह से सफल करने में बाधा कर रही है क्योंकि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया है। अगला है दलगत राजनीति। कई बार जो है अच्छे कार्यों को हमारे पंचायती राज इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि संबंधित राजनीतिक दल जो है जिसकी की सरकार है या जो विपक्ष में है वो उनका सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए भी पंचायती राज को कई बार उपलब्धियां बड़ी सीमित रही हैं। आर्थिक समस्या, जैसे मैंने आप बताई कि पंचायतों के पास में आर्थिक संसाधन नहीं है, यानी कि उनके पास में खर्च करने के लिए कोई धन नहीं है। थोड़ा बहुत ही वो अपना जो है पैसा अपने क्षेत्रों से बना सकते हैं। बाकी सारा का सारा पैसा उनको केंद्र से या राज्य से ही मिलता है। इसलिए ये एक डिपेंडेंट संस्थाएं हैं जो उनमें कि हम जो है बहुत ज़्यादा
कहना चाहिए स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकते हैं। अशिक्षा एवं निर्धनता की समस्या ये बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले बताया हुआ है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम यानी कि ये केंद्र के द्वारा जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम हैं उनको करती है और उन्हीं को में अपना अपना हिस्सा जो है का योगदान देते हैं। और दूसरी तरफ जो है इनको स्वयं के बारे में सोचने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता है। अगला है प्रशासनिक तंत्र का अभाव, यानी कि जो इनमें जो ब्लॉक लेवल कहिए या रूरल लेवल के जो पंचायत लेवल कहिए, यहाँ पर प्रशासन की जो क्षमता है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं इतने कुशल नहीं हैं कि वो उन कार्यों को पूरी अच्छी तरह से कर सकें। अगला है जागरूकता की कमी, ये बिल्कुल क्लियर है। विकास कार्यों की उपेक्षा, तो कई बार पंचायतें दलगत राजनीति में इस तरह से वर्क करती हैं कि विकास कार्य जो है गौण रह जाते हैं और हर एक जो सरपंच है पंच है अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर फंडों का डाइवर्जन करते हैं, काम करते हैं, या कई बार किसी विशेष लोगों के लिए जो फंड आता है उसको खर्च इसलिए नहीं करते कि उनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, दूसरे लोगों के फ़ायदे की वो उपेक्षा करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ, जैसे कि मैंने ये बताया अभी कि व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से जो पूरे क्षेत्र के विकास कार्य हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। एक सरपंच का मान लीजिए सरपंच निम्न जाति का सरपंच है, ओबीसी का है या एससी का एसटी का है, तो वो जो है वो अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे वर्ग के प्रति कोई योजना आई है तो उन पर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेकर अपने अपने खुद के हिसाब से ही कार्य करेगा और उसी को उत्तीर्ण मानेगा। एक इसमें एक और चीज़ जो है, एक दो पॉइंट लिया जाता है, भ्रष्टाचार जो है वो इसमें नहीं आया है। तो हमारी पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार है, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि कई बार जो है जब पंचायत इलेक्शन होते हैं तो एक सरपंच 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया इसलिए खर्च कर देता है कि उसको ये सारा पैसा आने वाले टाइम में पंचायत से ही वसूलना है, अपने पद का दुरुपयोग करके ही वसूलना है। कई बार आप देखते हैं कि जैसे कोई पंचायत के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं भाई जो हमको हमारी पंचायत को 60 लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा, हम उसको निर्विरोध निर्वाचित कर देंगे। तो वो जो व्यक्ति 60 लाख रुपए दे रहा है, 50 लाख रुपए दे रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है जो सरकार की, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं आई हैं आ रही हैं, उनमें से ये पैसा मैं भ्रष्टाचार के रूप में प्राप्त कर लूँगा। और ये भ्रष्टाचार सरपंच लेवल पर ही नहीं, ब्लॉक लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सब जगह ये भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और इस भ्रष्टाचार में जो कमी आनी चाहिए जो कि नहीं आ पाई है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार जो है पंचायत राज की विफलताएं और सफलताएं हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो है ये जो विफलताएं हैं इनको सफलताओं में बदला जा सकता है, इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, कमियों में सुधार लाया जा सकता है और इनको हम एक तरह से हमारे फ़ायदे में बदल सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर जो इन टोटो हम ये कह सकते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और सफल रही हैं और आगे भी ये इसी तरह से सफल रहेंगी। ओके, थैंक यू। हम इसको आप जो है अच्छी तरह क्वेश्चन के रूप में तैयार करें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बताएं। ओके, थैंक यू।